नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई चैनल में। हूं गोपाल झा। कहते हैं नशा बहुत खराब होता है, ऐसा इतना खराब कि आदमी को आदमी नहीं रहने देता है, लेकिन फिर भी लोग नशा करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जो बुराई है, जो कानूनी तौर पर है, जो नशे की रोकथाम के लिए कानून में बहुत ही सख्त प्रावधान है, लेकिन अक्सर ये आरोप लगता है पुलिस महकमे पर, आबकारी विभाग पर, प्रशासन पर, या और भी जो तमाम विभाग हैं उनके आला अधिकारियों पर, कि वो नशे के खिलाफ सजग नहीं है, सख्त नहीं है। लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हनुमानगढ़ में राजस्थान पुलिस सेवा की एक युवा अधिकारी है ममता सारस्वत, जिन्होंने बहुत सारी कार्रवाइयां की है नशे के खिलाफ। इससे एक उम्मीद जगी है लोगों में कि शायद कुछ बेहतर होगा, क्योंकि हनुमानगढ़ की जब हम बात करते हैं तो नशे को लेकर बहुत ही बुरा माहौल रहा है। और आमतौर पर पूरे राजस्थान में कहावत भी कही जाती है कि जिसे सुनकर हमें कई बार शर्मसार भी होना पड़ता है। वो कहावत आपको भी पता होगा कि सूरज अस्त और हनुमानगढ़ मस्त। तो वाकई देखा जाए तो सभ्य समाज के लिए इस तरह की जो कहावत है, इस तरह की जो बातें हैं, वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो आज हम आमने सामने, हमारी मेहमान है राजस्थान पुलिस सेवा की युवा अधिकारी ममता सारस्वत। इनसे हम बात करेंगे। इनके अलावा भी कुछ डॉक्टर भवानी सिंह एरन भी हमारे साथ हैं, जिनसे हम नशे से होने वाली बीमारियों के बारे में बात करेंगे, नशे के जो दुष्प्रभाव हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा थर्ड राउंड में हम बात करेंगे जो हमारे शहर के कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, युवा हैं, अधिवक्ता हैं, राजनीति से जुड़े लोग हैं, जिनसे हम बात करें कि हमारे शहर में जो नशे की जो बहुत बुराई जो पनप रही है, धीरे धीरे काफी ऊपर तक मामला बढ़ता जा रहा है, इसकी रोकथाम कैसे हो, पुलिस अधिकारी को किस तरह के सुझाव देंगे, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जैसा भी मैंने कहा कि नाम है आपका ममता, बहुत ही मर्म है आप में, लेकिन जब अपराधियों के प्रति जब आपको हम कठोर होते देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन अच्छा लगता है। तो ये कैसे संभव होता है? ममता नाम वाकई ये है कि माँ द्वारा बच्चे को दिया गया वात्सल्य। तो जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ तो मेरे दिमाग में यही चीज आती है कि ये हमारे बच्चों को खराब कर रहे हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको खत्म कर रहे हैं। उस चीज से अपने आप फिर अंदर वो एक जुनून, एक आग ऐसे इस तरह से लगती है कि नशे को नष्ट कर दें। खैर ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि कुछ कर पाए। तो पुलिस की नौकरी में आने का क्या रहा, क्या कारण है? फ्रैंकली स्पीकिंग कोई ऐसा मेरे दिमाग में कभी नहीं रहा था, लेकिन मुझे कुछ ऐसी जॉब करनी थी जिससे एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिले, कुछ कर पाने का वो ऐसे लगे। तो हालांकि ये मेरी चौथी जॉब है। पहले मैं टीचर थी, फिर उसके बाद मेरा ICDS में प्रोजेक्ट ऑफिसर थी, पर वहाँ भी वो मेरे को वो चीज महसूस नहीं कर पाई जो मैं इस डिपार्टमेंट में आने के बाद महसूस कर पाई। बहुत वाइड है इसका जो क्षेत्र है, और ऐसा लगता है कि आप किसी के आंसू पहुँच सकते हो इसके अंदर। तो वो चीज मुझे फैसिनेट करती थी, इसलिए मैं इसमें। चलिए, अब तो लगभग 6 महीने हो गए आपको यहाँ पर आए हुए तकरीबन। हाँ, इस 6 महीने में अगर हम बात करें, जो भी समय मिला है आपको हनुमानगढ़ में, तो अगर अपराध की दृष्टि से आपने हनुमानगढ़ को कहाँ पाया? हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि हनुमानगढ़ काफी शांत जिला है, जिस तरह से मैं बाकी अपने साथियों से बात करती हूँ। लेकिन इस डिपार्टमेंट में चूंकि मैं नई हूँ तो मेरे सामने रोज नई चीजें सामने आती हैं। ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं कानून के उस आपराधिक दायरे में फिट बैठ रहा है। लेकिन मेन यहाँ का जो अपराध है वो नशा है। मतलब ये चीज है कि नशा, जो माफिया हैं यही है। तो मतलब हनुमानगढ़ कंपैरेटिवली शांत जगह है, और मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि अटैचमेंट के तौर पर मुझे ये जिला मिला। इसीलिए आपने नशे पर प्रहार करना शुरू किया है बड़े तरीके से। लेकिन जब आपने नशे के खिलाफ पूरा अभियान चलाया है तो कोई प्रेशर वगैरह भी खूब आता होगा आपके सामने? गोपाल सर, मैं सही कहूँ, मैं इतनी लकी हूँ हनुमानगढ़ में आके। सबसे पहले तो मेरे टीम लीडर की बात करूंगी। हमारे SP सर इतने ज्यादा मोटिवेट करते हैं, वो डेली मुझसे बात करते हैं इस विषय पे, और बहुत ज्यादा मेरे को उन्होंने मतलब फ्रीडम दी है इसके खिलाफ। दूसरा, जो यहाँ के राजनीतिक दल है वो भी मतलब यहाँ की राजनीति बहुत सुलझे हुए हैं। मुझे कभी इस मामले में, कभी उल्टा उन्होंने भी मुझे प्रोत्साहित किया है। और तीसरा, मेरा थाना जो मेरे फैमिली टाइप है, और मेरे जो टीम है वो इतनी शानदार है कि मुझे प्रेशर जैसी चीज कभी महसूस नहीं हुई है। अब तो जब आपको ये पता लगे कि सत्ता पक्ष के जो बड़े नेता हैं वो जब अपने वर्करों को ये कहते हैं कि देखो मैडम नहीं है, किसी की नहीं मानती है, किसी की सुनती नहीं है, तो जब इस तरह का फीडबैक आपको मिले तो कैसा महसूस करेंगे आप? वो भी इनडायरेक्टली उनका सपोर्ट होता है मेरे लिए। सत्ता पक्ष की बात या राजनीतिक दलों की बात, तो मुझे उस मामले में भी कभी भी कोई प्रेशर झेलना नहीं पड़ा। आपने कहा कि वो अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि मैडम नहीं है, उन्हें सुन रही, तो वो इनडायरेक्ट सपोर्ट है मेरे लिए। वो चाहे तो हो सकता है वो मुझे कुछ कहें, हो सकता है मैं उस वक्त दबाव महसूस करूं, या मेरा क्या डिसीजन हो उस वक्त मैं अभी तो नहीं कह सकती।
पर मुझे ये भी सपोर्ट ही मिला उनकी तरफ से। आपने कुछ जर्नलिस्टों के खिलाफ भी कार्रवाई किया और उसमें हमने देखा है कि जो सप्लायर है वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाती है। एक्चुअली मेरा खुद का टारगेट भी यही है कि मैं सप्लायर तक पहुंचूं, लेकिन क्या है कि 2-3 कार्रवाई की, उसके बाद से ये लोग बहुत ज्यादा शातिर सचेत हो गए और कुछ क्या है कि दूसरे काम भी और आ जाते हैं, तो उस वजह से पूरा फोकस करना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी हो जाती है, कुछ इस तरह की चीजें हो जाती है, लेकिन पहुंचूंगी जरूर। मेरा टारगेट ये है, अभी मैं नवंबर तक ही नहीं हूँ हनुमानगढ़ और मेरी टीम का फुल सपोर्ट है एसपी सर का, मैं पहुंचूंगी जरूर। सप्लायर कहानी जो प्रारंभिक पूछताछ में कम से कम खुलासा तो हुआ होगा कि कहाँ से आखिरी दवाइयाँ आती कहाँ से, इसका सरगना कौन है? मेन तो जहाँ तक मुझे पता चला पूछताछ से, तो ये हरियाणा और इधर इस साइड से ज्यादा है, डबवाली में इनकी फैक्ट्रीज है, फिर ज्यादा चीजें ओपन करना भी मीडिया। हाँ नहीं, पहले भी ऐसा हुआ है कि जो मूल सरगना वहीं पे था डबवाली में, जहाँ पे बहुत बड़ी कार्रवाई थी। नवीन जैन यहाँ जब कलेक्टर थे उन्होंने बहुत बड़ी करवाई थी। खैर, पुलिस सेवा में आप नई हैं और कहते हैं कि जो पुराने पुलिसकर्मी हैं जो वर्षों से यहाँ पर पदस्थापित हैं उनके पास भी इतने सोर्स नहीं है जितने कि आपके पास सोर्स हैं, क्योंकि आमतौर पर आप उन बस्ती में जाकर आप कार्रवाई कर रही हैं जहाँ पे लगता है कि वास्तव में ऐसा हो सकता है क्या। तो ये सोर्स कैसे तैयार कर लिया आपने इतनी जल्दी? ये बहुत पब्लिक में भी एक सवाल है कि नई अधिकारी हैं और इतने सोर्स कहाँ से हो गए? ये विश्वास कैसे कायम किया आपने? वैसे सही बताऊं तो मैं एक तरह से लोकल ही हूँ यहाँ पे, मैं पास में सूरतगढ़ से हूँ और पहली जो जॉब थी मेरी उसमें मेरी यहाँ पे मेरा मतलब यही थी मैं पोस्टिंग। लेकिन कुछ ये है कि यहाँ की जनता मुझे सपोर्ट कर रही है और इवन मीडिया मतलब सब लोग जो पत्रकार हैं वो भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा खुद का एक नेटवर्क कह सकते हो कि खुद का नेटवर्क डेवलप हो गया, तो खूब सूचनाएं मिलती हैं, इतनी कि मेरे पास टाइम की कमी पड़ जाती है। चलिए, पुलिस महकमे से जुड़ा एक सवाल है कि कानून भी बहुत सख्त है, बहुत कठोर है कई अपराधों के खिलाफ, पुलिस अधिकारी भी बड़े सख्त होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो अपराधी हैं वो वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। कई घटनाएं ऐसी होती हैं, ये कैसे संभव होता है? अपराधी पुलिस से आगे कैसे? सर, हालांकि मैं इस डिपार्टमेंट में नहीं हूँ, डिपार्टमेंट को समझ रही हूँ, लेकिन कुछ तो रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, मैन पावर भी थोड़ा सा कम होता है। जैसे मैं इस चीज को बहुत फेस कर रही हूँ इस टाइम, तो उस चीज तक अब अपराधी तो है 100 और पुलिस थाना है 1 जिसके पास 1 गाड़ी है और लिमिटेड स्टाफ है, संसाधनों की कमी से बहुत है। बाकी विल पावर की मुझे कहीं कमी यहाँ तो एटलीस्ट नहीं लगी, हनुमानगढ़ में तो विल पावर की कोई कमी नहीं है। एक लोगो है पुलिस का, मैं अक्सर ये सवाल, मेरा बड़ा प्रिय सवाल है कि अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, लेकिन ये लोगो सार्थकता सिद्ध नहीं करता है, कई बार हमने देखा है। मैंने अपना फोकस दोनों चीजों में रखा है। जैसे मेरे पास कोई परिवादी आ रहा है तो मुझे लगता है कि एक डॉक्टर है जब मरीज से बात करता है तो प्रथम जो उनकी बातचीत होती है उससे ही बहुत उसकी बीमारी हल हो जाती है, मतलब वो बहुत रिलैक्स फील करता है। तो मैं तो अपना दोनों चीजों में फोकस रख रही हूँ कि अपराधियों में भय भी हो और आमजन में विश्वास भी हो, ताकि अप्रोच बढ़े उनकी थाने तक। जैसे आजकल वैसे भी कम्युनिटी ओरिएंटेड पुलिसिंग का जमाना है, सब फोकस भी कर रहे हैं उस चीज पर, तो मेरा दोनों पे पूरा बराबर का फोकस है। तो मुझे लगता है कि लोगों सार्थक हो रहा है और बिहेवियर जो चेंजेस आ रहे हैं पुलिस के अंदर वो वाकई इस लोगों को सार्थक साबित कर रहे हैं। अगर इसी बात को दूसरे हिसाब से पूछूं कि आम जन पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं करता, क्या कारण है? आपने क्या महसूस किया? मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस के प्रति एक तो क्या है कि अपेक्षाएं बहुत हैं। मतलब आपके पास 2 व्यक्ति आ रहे हैं, आप दोनों जब आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं तो आप दोनों को संतुष्ट नहीं कर पा सकते, पॉसिबल नहीं है। उस वजह से भी दूसरी अपेक्षाएं इतनी है कि हर छोटी से छोटी बात में वो पुलिस से, चाहे किसी भी महकमे से जुड़ी हो, वो पुलिस से उस चीज की अपेक्षा रखते हैं। वो सारी चीजें फुलफिल करना पॉसिबल नहीं होता और पुलिस की वर्दी एक आइडेंटिटी उसको देती है, तो पुलिस नजर आती है। डिपार्टमेंट और भी बहुत है, लेकिन वर्दी की वजह से जो आइडेंटिटी बनती है वो पुलिस नजर आ रही है। तो नजर आने वाले व्यक्ति से अपेक्षाएं ज्यादा है और वो पूरी करना संभव नहीं होता 100%। तो थोड़ा सा जनता को ये रहता है कि विश्वास। चलिए, पुलिस की नौकरी में आने से पहले पुलिस को लेकर आपके मन में किस तरह के सवाल थे? नो डाउट मेरे मन में भी ऐसा था कि पुलिस तो शायद कुछ भी नहीं करती ये वो, लेकिन गोपाल सर मैं बताऊं कि मेरे थाने में इवन मतलब ये समझ लीजिए मैं 24 घंटे दे रही हूँ इस वक्त थाने को, मैंने कभी अपना जो बेसिक फोन है उसकी एक से दूसरी घंटी बजते हुए नहीं सुनाई दी। दूसरी घंटे के अंदर फोन उठता है और तुरंत जाते हैं छोटी से छोटी बात के अंदर। तो मेरी सोच तो पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप बहुत लगते हैं, तो सबसे ज्यादा आरोप अगर कहें तो भ्रष्टाचार का आरोप है। कहते हैं कि साहब थाने में एक बहुत
गलत शब्द है, दलाली बहुत होती है, मीडिएटर होते हैं दलाल, तो पुलिस वाले खुद तैयार करते हैं। तो इस तरह की स्थिति जब सामने आती है तो कहीं न कहीं विश्वास का जो माहौल है पुलिस और पब्लिक के बीच में कम होता है। तो इस तरह से निपटने के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए पुलिस अधिकारी के तौर पे आपने कोई पहल की है? सर मेरा तो ये रहता है कि जैसे थाने में चाहे कोई परिवार आए, चाहे कोई मुकदमा दर्ज हो, मैं डायरेक्ट लोगों से बात करती हूँ बाकायदा, मतलब वो मेरे कैबिन में बैठ के मेरे से बात करते हैं। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं सबसे जुड़ूं, सबकी बात सुनूं। हालांकि मैं फिर ये कहूंगी कि मैं बहुत इस मामले में बहुत इमेच्योर हूँ ये राय बनाने के लिए जो आपने अभी बात रखी। तो मैं खुद इस चीज को समझ रही हूँ कि लोग ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि मुझे अब तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। चलो लास्ट में हम आपसे ये पूछेंगे कि अगर पुलिस की नौकरी नहीं करते तो फिर अभी क्या करते आप? मेरी पिछली नौकरी तो ICDS में प्रोजेक्ट ऑफिसर थी, मैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, लेकिन मैं पुलिस की नौकरी ही करती हूँ। उसमें दिल नहीं भरा अभी? आपने जैसे आपने पहले कहा कि 2-3 नौकरी पहले के लिए मन नहीं लग रहा था, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अब पूरी तरह से बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड। चलिए बहुत अच्छा। अब चूंकि ये हमारी वार्ता जारी रहेगी, लेकिन हम लेंगे छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम डॉक्टर भवानी सिंह एरन से बात करेंगे और नशे की जो लत है, नशे के जो दुष्परिणाम है, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो तीसरा राउंड हमारा शुरू होगा इस कार्यक्रम में आमने सामने में, जिसमें जो पब्लिक हमारे शहर के प्रबुद्ध लोग हैं वो पुलिस को लेकर, नशे को लेकर, यानी पुलिस के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसका एहसास भी करवाएंगे, कुछ सुझाव भी देंगे। आप बने रहिए स्काई चैनल के साथ। बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc इन मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, BCom, BCA, BA, MSc केमिस्ट्री, MSc मैथ, MSc बॉटनी, MSc कंप्यूटर साइंस, MCom ABST, MA जियोग्राफी, MA सोशलॉजी, MA पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत वर्ष के परीक्षा परिणाम में 25 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉरपोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैब, प्लेग्राउंड, कैंटीन, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे महाविद्यालय का गत वर्ष का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें से 25 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में अपना स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। हमारा महाविद्यालय जिले का प्रथम महाविद्यालय है जिसमें MSc केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस तथा MA ज्योग्राफी, पंजाबी, सोशोलॉजी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आमने सामने। आज हमारे साथ डॉक्टर भवानी सिंह एरन भी हैं, जिनसे हम बात की, क्योंकि उन्होंने अभी कल ही जब जिला पुलिस अधीक्षक से मिले और उन्होंने एक बात कही कि जो नशे का जो कारोबार हो रहा है उसमें कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन होता है। आखिर किस तरह उल्लंघन होता है इस पर भी बात करें, लेकिन सबसे पहले हम डॉक्टर साहब आपका स्वागत करते हुए जानना चाहेंगे कि क्षेत्र में नशा पीड़ितों की क्या स्थिति है, क्योंकि आमतौर पर आप गला रोग विशेषज्ञ भी हैं और नशा अंदर जाता है तो गले के माध्यम से जाता है। तो इस किस तरह के रोगी आपके सामने आए हैं, क्या असली तस्वीर क्या है हमारे हनुमानगढ़ जिले को लेकर? सब जब मैं यहाँ आया था 2008 में, मैंने काना गला में PG की है। सबसे ज्यादा जो नशा है, जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं, वो है तंबाकू से रिलेटेड। वो भले धूम्रपान हो, भले गुटखे में हो, सुपारी में हो, किसी भी तंबाकू और अदर प्रोडक्ट, सिगरेट और अदर प्रोडक्ट। और उनसे जो बीमारी होती है वो सबसे पहले शुरू होती है मुंह और गले के कैंसर। तो मैं PG के दौरान भी देखता था, ऐसे कैंसर देख के बड़ा दुख होता था, बट उसमें एज ग्रुप होता था 45 से 60, जब आदमी अपनी जिम्मेवारियां लगभग पूरी कर चुका होता है, बच्चे बड़े हो चुके होते हैं। धीरे धीरे ये सिनेरियो इतना चेंज हुआ है कि वो एज ग्रुप शिफ्ट हो गया है 25 से 45 में। एक इंसान अपना कैरियर शुरू कर रहा है, उसके माता पिता की अपेक्षाएं हैं, उसके बच्चे भी हो चुके होते हैं जिनको भी उन्होंने समाज में कोई दिशा देनी है, वो प्रोडक्टिव है। जैसे मोदी जी कहते हैं इंडिया का यूथ उसकी ताकत है। वो यूथ जब कैंसर लेके आता है, मुंह गले का कैंसर, जिससे सबसे पहले वो हमसे मिलता है, क्योंकि प्रॉब्लम वहां से शुरू होता है।
तो देख के उसको इतना मन खराब होता है कि सिर्फ वो खराब नहीं हुआ, उस पर आधारित जो फैमिली थी वो पूरी खराब हुई, सारे रिसोर्सेज खराब हुए, जो उसने समाज को देना था वो खत्म हुआ। अब इंडिया की जीडीपी का बड़ा हिस्सा उसके ट्रीटमेंट पे जाता है, सारे रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं। कम से कम एक आदमी के पीछे 15 से 20 जनों की लाइफ यूज है, उसकी पूरी फैमिली खराब हो जाती है। और आगे यूथ खत्म होगा तो फिर इंडिया का भविष्य क्या करेगा? 70% युवा है। 25 से 45 की उम्र में कैंसर मिलना एक बहुत बड़ी, इंडिया में नशे के उस पर बहुत जागरूकता आ रही है, कई जगह शराबबंदी हो रही है, लेकिन हर एक आदमी का फोकस शराब पे रह जाता है, जो कि वैसे भी बहुत लिमिटेड है। सबसे बड़ा नशा जो है वो हो रहा है जब से शराबबंदी और ज्यादा हुई है, तब से सबसे बड़ा नशा है तंबाकू और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट और मेडिकेटेड नशा। उसको देख के बड़ा दुख होता है। पहले इस समय इंडिया को कैपिटल ऑफ माउथ कैंसर कहा जाता है वर्ल्ड में, माउथ कैंसर की राजधानी। 1 लाख मौतें पर ईयर इंडिया में होती है कैंसर से, तंबाकू के प्रोडक्ट से। 50,000 मौतें पर ईयर राजस्थान में होती है। 5 लाख नए केस डायग्नोज होते हैं पर ईयर पूरे इंडिया में, 1 लाख राजस्थान में डायग्नोज होते हैं। एवरेज एज टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट लेने की इस समय हो गई है 17 साल की उम्र। हर एक आदमी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, शराब कोई पी रहा है वो खुद पी रहा है, तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट कोई ले रहा है वो अपने साथ साथ आसपास बैठे हुए 20 जनों को और दे रहा है, वो स्मोकिंग में निकाल रहा है। आप बड़े खुश होते हैं, मैं कोई नशा नहीं करता, मैं कोई नशा नहीं करता। आप बोले कि आप नशा कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ वाला कर रहा है, धुआं छोड़ रहे हैं, वो आपको आ रहे हैं, घर परिवार में सबको आ रहे हैं। यंग फीमेल्स आती हैं, उनके कैंसर मिल रहे हैं, कोई तंबाकू नहीं लिया, कभी कुछ नहीं लिया, चूल्हे आजकल बंद हो गए हैं लगभग, तो फिर कहां से आ रहे हैं? उनके हस्बैंड ले रहे हैं, उसी कमरे में रात भर सिगरेट चल रही है, बीड़ी चल रही है, वो उनमें जा रहे हैं। इवन फीमेल्स, 40% फीमेल्स इंडिया में स्मोकिंग करते हैं, ज्यादातर या तो गांवों में या मेट्रो सिटीज में। जो बीच के सिटी है उनमें अभी कम है, मेट्रो सिटीज में वो पब में और हुक्का बार और ये सब है, उनमें लेते हैं। यहाँ पे गांवों में हनुमानगढ़ की क्या स्थिति है? हनुमानगढ़ जिले की, हनुमानगढ़ जिले में गांवों के पेशेंट फीमेल्स में ज्यादा है और यूथ शहरों का ज्यादा है। गांव का यूथ कम आ रहा है, शहरों के यूथ के 25-25 साल के लड़के जब मुंह नहीं खुल रहा, उनका मुंह में कैंसर हो रखा है, वो किसी से बोल नहीं सकते, दांत सारे काले हो रखे हैं, टूट रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, सोशल प्रॉब्लम हो रही है, नशे के कारण अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। अब उसको पूरा करने के लिए पैसे चाहिए, घर वाले देंगे नहीं, छुप के लेते हैं। हनुमानगढ़ का 50% पॉपुलेशन जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स की गिरफ्त। नशे से कैसे छुटकारा मिल सकता है हमको, ये बताइए थोड़ा सा। नशे से छुटकारा हम ये सोचे कि किसी एक लेवल पर कि इसकी जिम्मेवारी थी, इसकी जिम्मेवारी थी, उसकी जिम्मेवारी थी, उससे नहीं। हमने जब ये देखा, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है VOTV ग्रुप, वॉइस ऑफ टोबैको विक्टिम, उसमें जब हमारी बात होती है तो बात आती है कि व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म। लाइक इनका काम है, मैडम का, हमारा काम है कि हम, इन्होंने अपराधियों को पकड़ लिया, हमने बीमारियों को ठीक कर दिया, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है। प्रोफेशनलिज्म तब है जब इनका जो काम है, हमारा जो काम है, उनकी जरूरत खत्म होने लगे समाज में, अपराध खत्म होने लगे, बीमारियां खत्म होने लगे, हो ही नहीं, होने के बाद उसका ट्रीटमेंट करा, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं, वो अपने जो भी प्रोफेशन है उससे ईमानदारी नहीं है। उसको शुरू कहां से हुआ? जो कानून बने उनके इफेक्टिव पालना हो, समाज के लोग हैं वो अपने परिवार में, अपने सोशल ग्रुप में उन सबको जागरूक करें। संस्थाएं बनी हुई हैं, कर भी रही हैं, लेकिन अभी इतने बड़े लेवल पे नहीं है। सबसे पहले रोकना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, स्कूल के लेवल से। एक बच्चे का माइंड अभी कच्चा घड़ा है, वो जैसा पकेगा, जिस शेप में पकेगा वो बन जाएगा, उसके बाद चेंज नहीं होगा। एक बार पक गया तो उसके बाद आप उसमें कितना ही जोर लगाओ, वो क्रैक हो सकता है, शेप नहीं ले सकता। जो शेप ले ली वो ले ली। वो उसकी एजुकेशन लेवल पर तो स्कूल में प्रोग्राम करो, उनको समझाओ, उनको दिखाओ, उनको डराओ, जन जागरूकता करो। और उसमें हर एक को ये नहीं कि ये उसका काम है, ये उसका काम है। आप शिक्षक नहीं है, लेकिन माँ सबसे बड़ी शिक्षक, बाप सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर है अपने परिवार का।
बड़ा भाई सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर है, उनको समझाओ, उनको रोको, समाज को जागरूक करो, हेल्प ग्रुप बनाओ, जिनको हो गई बीमारी वो दिखाएं, देखो हमारी क्या परेशानी हुई, हमारा कितना खर्चा हुआ, हम कैसे बर्बाद हुए, वो समझाएं। सबको मिलकर करना पड़ेगा, एक अकेले की बस का नहीं, इनके बस का नहीं है, मेरे बस का। नशे के विरुद्ध कानून की पालना कैसे सुनिश्चित हो? कल जैसे आपने जो मुद्दा उठाया वो आखिर है क्या? सर शुरुआत में इंडिया में जो कानून थे उनमें बहुत लूप होल्स थे, टोबैको इंडस्ट्री के लिए, अल्कोहल इंडस्ट्री के लिए। अल्कोहल के लिए तो फिर भी बहुत कानून लगा, बहुत 8 बजे दुकानें बंद हो जाएं, इसको नहीं देना, उसको नहीं देना, बहुत से कानून बन गए, टैक्स बढ़ा दिए। अभी 2 कानून हैं, एक है कोटपा, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003, उसमें 4-5 प्रावधान करवाए गए, कोर्ट के थ्रू केसेस करके, नेताओं से मिलके अप्रोच यूज करके उनको मजबूर किया गया, कानून बनाए। कुछ गवर्नमेंट की भी अपनी हो रही कि हाँ नहीं, हमारा बहुत बड़ा हिस्सा इनको सुधारने में जा रहा है, इसलिए कानून तो कड़े करने पड़ेंगे ताकि समाज सुधरे। तो उसमें 4-5 चीजें, जैसे एक बड़ा बीच में चला था, केस भी चला था, जितने भी टोबैको प्रोडक्ट आएंगे उनके ऊपर 80% पिक्टोरियल वार्निंग आएगी, जबकि कंपनियों ने बहुत केस लड़ा कि ये पिक्टोरियल वार्निंग नहीं हो, हम लिख देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दिया नहीं, आपको 80% पिक्टोरियल वार्निंग, कैंसर की फोटो देनी पड़ेगी जिससे सामने वाले को देख के डर लगे। उसको देख के एक सर्वे में आया है कि 80% के मन में एक बार भय तो बैठता है, वो अपनी लत के कारण ले रहा है, लेकिन एक बार भय बैठता है। दूसरा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग बंद हो। अभी क्या डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग तो बंद है, इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग बंद नहीं है। उसी प्रोडक्ट का नाम सीडी, सोडा, किसी भी अदर प्रोडक्ट का वो देके, और नाम मेन वो होगा जिससे सबको पता लगता है किस चीज का ऐड हो रहा है। अखबारों में भी आता है, टीवी में भी आता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग बैन है। तीसरा, यूथ को 18 साल से कम उम्र के माइनर बच्चे को ना तो प्रोडक्ट बेचा जाएगा, ना उससे बिकवाया जाएगा, ना उससे मंगवाया जाएगा। ये उसमें प्रावधान है जो कहीं भी पालना नहीं हो पा रही। चौथा, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है उनसे 100 यार्ड्स के अराउंड किसी भी तरीके का नशा नहीं बिकेगा। पांचवा, पब्लिक प्लेसेस पे, ऑल द पब्लिक प्लेसेस जहां पे गैदरिंग होती है, कोई धूम्रपान नहीं कर पाएगा, उसमें कानून है। इसी में एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जिसमें 2016 में, जनवरी 2016 में एक संशोधन किया गया, सेक्शन 77, उसमें 7 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है अगर किसी नाबालिग से नशा बिकवाया, मंगवाया या उसको बेचा जाता है। एक बार अगर ये कानून में कार्रवाई होनी शुरू हो गई ना, बेचने वालों में भी, लेने वालों में भी इतना डर बैठेगा ज्यादा कि अपने आप 50% नशा कम हो जाएगा। अब क्या, सोशल तो हम बहुत कर लेते हैं, लेकिन बड़ा इजीली अवेलेबल है आपके नुक्कड़ की दुकान पे, पंसारी की दुकान पे, परचून की दुकान पे, मेडिकल की दुकान पे, पान वाले की दुकान पे, किसी भी स्टोर पे आप चले जाएं, आपको टोबैको प्रोडक्ट बड़े इजीली अवेलेबल हो गए और उनको लेने के लिए कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है, जबकि कानून बने हुए हैं। पालना नहीं है। ये सिर्फ पुलिस के लेवल पे नहीं, ये समाज के लेवल पे भी नहीं है। आपके बस में बैठे हैं, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, आप सोचते हैं यार क्यों बोले, क्यों माथा लगाएं। ये सामूहिक प्रयासों से, सामूहिक प्रयासों से एक जना कोई बोले, 10 जने साथ में खड़े हो, चाहे कितना भी बड़ा वो पावरफुल क्यों ना हो, कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, कितना भी कुछ भी ना हो, 10 जने बोलेंगे तो वो अपने आप बंद करेगा। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और आप शिकायत करें। बिल्कुल। और हम तीसरे राउंड की तरफ जाना चाहेंगे जहां पर हमारे शहर के कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे भी हम शुरुआत करेंगे प्रदीप हैरी साहब से, कि जो नशे का जो माहौल है हमारे, जैसे अभी बात चले, चाहे वो ममता सारस्वत जी कह रही है या भवानी सिंह एरन साहब बता रहे हैं, कि पूरा ये सामाजिक बदलाव जब तक नहीं होगा, नशे को सिर्फ कानूनी तौर पर रोकना, सिर्फ मेडिकल साइंस तो कर भी कह सकता है, उपचार ही कर सकता है, वो भी जब सिरे से ऊपर चला जाए तो वो भी कुछ संभव नहीं होता, जान बचाना मुश्किल है। समाज को क्या करने दो, पुलिस से क्या उम्मीद है आप लोगों को? गोपाल जी, मेरे को लगता है जो आज की तारीख में हम लोग देखें, जो मेडिकेटेड नशा वो सबसे बड़ी गंभीर समस्या बन रही है, क्योंकि बहुत ही इकोनॉमिकल है वो, और उसको जो बेचने वाले लोग हैं वो देखो गुंडा प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो गैर सामाजिक लोग होते हैं। आम व्यक्ति उनके खिलाफ जाने से डरता है। और इसमें 2 जो डिपार्टमेंट है,
ड्रग और पुलिस दोनों के साथ ये समस्या कि प्रोएक्टिव नहीं है। ये कहेंगे हमारे पास शिकायत आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। आम शरीफ आदमी गुंडा तत्वों के खिलाफ शिकायत चल के नहीं देता जब तक सीधा नुकसान उसके ऊपर चोट नहीं होती। ऐसा नहीं है लोगों को पता। आज की तारीख में मेरे ख्याल से पुलिस का बहुत शानदार नेटवर्क है। हर जगह पे एक उनकी बीट होती है। बीट के लोगों को पता होता है कहाँ पे क्या हो रहा है, पर वो चल के नहीं कार्रवाई करते। एक तो उनके पास पहले से पेंडिंग केसेस होते हैं, उनको लगता है कि और क्या हमारे पास आ जाए, संसाधन की कमी है, वो सारी बात है, लेकिन फिर भी काम तो करना पड़ेगा। हाँ, और दूसरी बात प्रायोरिटी नहीं है। उनकी प्रायोरिटी वो है जो चल के आ गया, हम चल के क्यों करें। दूसरा आ गया ड्रग डिपार्टमेंट, वो भी चल के इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहता। वो चाहता है कि अपनी जो शॉप्स हैं वहां तक, क्योंकि उन लोगों के इंटरेस्ट वहीं तक रह जाते हैं। अब ये दोनों डिपार्टमेंट प्रोएक्टिव नहीं है। जब तक ये चल के इसके ऊपर कार्रवाई खुद आगे बढ़ के कार्रवाई नहीं करेंगे, जैसे मैडम अगर आज आगे बढ़ के कार्रवाई कर रहे हैं तो हम लोग की निगाह में आ गए, ये कार्रवाई पहले नहीं थी, तो ये कार्रवाई प्रोएक्टिव है। अभी तक हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं है। जहां तक लोगों की बात है, लोग गैर सामाजिक असामाजिक लोगों के खिलाफ खुल के नहीं आते, शिकायत नहीं करेंगे। कारण क्या, जमानत होने के बाद आखिर वो व्यक्ति वहीं पे वापस आएगा। तो जो शरीफ आदमी वो डरते हैं कहीं ये आमने सामने ना हो जाए। हम लोग तो यहाँ आमने सामने बड़े तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल, आमना सामना बड़ा जबरदस्त होता है। आमना सामना जबरदस्त होता है। वो बदतमीज गुंडा लोग होंगे तो किसी के भी घर में कुछ भी कर सकते हैं, आना जाना मुश्किल हो जाएगा। लोगों को सड़कों पे बिकता है सब कुछ। तो कहीं ना कहीं देखो, सख्ती तो हमें इन दो डिपार्टमेंट से उम्मीद करनी पड़ेगी। इनको चल के लोगों को ट्रैक करना होगा। अगर नशा आ रहा है, अगर ड्रग्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आ रहा है, सोर्स है उसका। चलिए, कुल मिलाकर आपने एक सवाल तो उठा ही दिया पुलिस पर कि पुलिस अगर सभ्य समाज को, जो लोग जानना करने, उनको अगर एक सुरक्षा का माहौल दे दे, हाँ जी, तो शायद कुछ बेहतर हो सकता है। तो मतलब अच्छे लोग हैं वो भी खुल के आएंगे। दोनों डिपार्टमेंट ड्रग डिपार्टमेंट को भी उसके जो रूटीन के काम है, रूटीन के क्रियाकलाप है, उसके सिवा उसको लोगों के हित में खुल के आना चाहिए। चलिए, जहाँ पे उनके स्टोर्स के सिवा कहीं भी बिक रहा है, उनको ढूंढना चाहिए, उसको ट्रैक करना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। सेम पुलिस के पास डाटा है, पुलिस को पता है कहाँ बिक रहा है, उसको इसे प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। क्योंकि इस नशे के कारण अपराध हो रहे हैं। वो अपराधी को तब पकड़ते हैं जब वो नशे के बाद अपराध कर जाता है। तो पहले से नशे को अगर कर्ब कर दें। कुल मिलाकर एक सवाल आ ही गया आपके लिए कि आम जन जो है, जो लोग सभ्य लोग हैं, वो बदमाशों से डरते हैं। उनको यूँ लगता है कि आज मैं इसकी शिकायत कर देता हूँ, कार्रवाई हो भी जाएगी अगर, तो बाद में जब निकलेगा तो हमारे साथ। तो यानी असुरक्षा की जो भावना है उसको कौन दूर करेगा? पुलिस ही करेगी। सर, जैसे जहाँ तक मैंने अभी जानना है कि पुलिस की जो पॉलिसी है उसमें यदि आप कोई इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपका नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। वो चीज तो दो पर्टिकुलर लोगों के बीच में कोई इश्यू हो रहा है ना, तब हम कंप्लेंट की मांग करते हैं। नशे के विरुद्ध अगर आप मुझे कोई भी सूचना देते के तौर पे आप दे सकते हैं। मैं आपका नाम कभी ओपन नहीं करूंगी। इवन कोर्ट के अंदर भी हमसे हमारे मुखबिर का नाम नहीं पूछा जाता, सोर्स का नाम नहीं पूछा जाता। प्रोएक्टिव होने की बात है तो प्रिवेंटिव जो मेजर्स है ना हमारे, वो एक तरह से प्रोएक्टिव होना ही है। जैसे कल एसपी सर के निर्देशानुसार मैंने खुद नाकेबंदी की थी। मैं 1 बजे से लेकर 6:30-7 बजे तक रात को, क्योंकि बसेस से ऐसा कुछ सामान आता है या जैसे शराब है या मेडिकेटेड नशा है, तो ये प्रोएक्टिव होना ही है एक तरह से, है ना, प्रिवेंशन के तौर पर जो चीजें करते हैं। और रही बात, जैसे हमारे टाइम टू टाइम अभियान भी चलते हैं। जैसे अभी चल रहा था आईजी सर की तरफ से नशे के विरुद्ध 20 दिनों का प्रोग्राम, या बाल श्रम के विरुद्ध चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं। चलिए, तो चौधरी जी कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आज के समय में ये भारतीय संस्कृति है उसका ह्रास हो रहा है, और इस वजह से भी एक ये कारण है कि हम नशा बढ़ रहा है। और बच्चे हैं, इन बच्चों में एक तो इनका माइंड होता है, वो एक अपने अलग ही जुनून में होते हैं, एक उन्माद होता है इनमें। लेकिन इन बच्चों को एक दिशा देने के लिए हमारी शिक्षा है, उस शिक्षा में थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। शिक्षा में सुधार करना पड़ेगा। और जो वैसे तो ये योग वाला जो मैं अभी अपने मोदी जी ने जो लागू किया है, बहुत अच्छी बात है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक योग को मान्यता मिली है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और जब अगर शिक्षा के अंदर हम योग को शामिल कर लें, अगर दें हर स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट का हो, तो फिर इसमें एक अंकुश लग सकता है।
और पुलिस के मामले में मैं कहना चाहूंगी कि बीट अधिकारी है, उसके बारे में आम जनता को अभी इतना नहीं पता है कि ये कौन बीट अधिकारी है। लोगों को नहीं पता है, वार्ड में हम जाते हैं रहते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि हमारा बीट अधिकारी कौन है। उसके बारे में आपके फोन नंबर वगैरह दीवारों पे लिखते हैं कुछ लोग, कुछ जगह लिखे भी होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं, इसके बारे में भी नॉलेज नहीं होता, क्योंकि वो क्या करते हैं कि पोस्टर वगैरह उस पर चिपक जाते हैं। और जो कॉलेज के ये स्टूडेंट्स हैं और भी कई प्रोडक्ट वाले हैं, वो अपना प्रचार करने के लिए उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा पढ़ी हो जाती है, तो उसके बाद में फिर वो क्या है कि बीट अधिकारी के नंबर तो निकल ही जाते हैं। तो इस ऐसा कोई व्यवस्था की जाए जिससे कि आम लोग को बीट अधिकारी का नंबर मिल सके। चलिए आप बताइए, बीट अधिकारी CLG जो है ना एक जी, मतलब कम्युनिटी लाइजनिंग जो ग्रुप है, वो आप लोगों के बीच में से इसीलिए उन लोगों को लिया जाता है कि वो आप लोगों के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं पुलिस और पब्लिक के बीच में। तो उनकी भी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और वो आप लोगों से जुड़े भी होते हैं तो आप तक बात पहुंचा पाते हैं। और बीट अधिकारियों के नाम, मोबाइल नंबर वो सब होते हैं। जो पार्षद है, आपके जनप्रतिनिधि है, वो भी पुलिस के संपर्क में रहते हैं। तो वही चीज है कि सारी अपेक्षाएं क्या पुलिस से हो जाती है ना, तो क्योंकि एक बीट कांस्टेबल होता है वो या हेड कांस्टेबल से इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है, तो उसके और भी बहुत सारी काम शुरू हो जाते हैं। पर CLG बनाने का उद्देश्य ये है कि जनता और पुलिस के बीच में CLG का तो हाल ही अलग है, सत्ता बदलते ही अपने वर्करों को CLG में दे देते हैं, उससे तो कुछ जैसा इसमें मैं बात करना चाहूँगा, जैसे पैसा हमने उठाई थी बात कि इंडिविजुअल आदमी डरता है शिकायत करने से, और कानून व्यवस्था कुछ ऐसी है कि अब डायरेक्ट तो जाके किसी को पकड़ नहीं सकते पुलिस वाले। इसमें क्या जा सकता है, हर एक मोहल्ले में एक मोहल्ला समिति बने जिसमें उस मोहल्ले के सब लोग इकट्ठे हों, कोई भी शिकायत है सम्मिलित जाए। अब तो सब घर के लिए टाइम नहीं है किसी के पास, मोबाइल ऐसा हो गया कि घर में 4 लोग हैं, अपना अपना लेके अगला चैटिंग कर रहे हैं। तो अब समाज मोहल्ला विकास समिति अब अगर टाइम नहीं होगा ना, जैसा आज भी सब यहाँ आए हैं, सब चिंतित है, अब अगर टाइम नहीं होगा ना तो आने वाले टाइम में टाइम के पास आपके लिए टाइम नहीं होगा। क्या बात है, जनप्रतिनिधियों को बहुत ये समझने की बात है कि टाइम को भी हमारे लिए टाइम नहीं मिलेगा। खैर, यूथ की तरफ से आप क्या कहना चाहिए, नशे का जो माहौल चल रहा है खासकर हनुमानगढ़ में, क्या आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? सर मैं यूथ की तरफ से तो यही बोलूंगी कि मैं मतलब जो यूथ है ना, सबसे पहले तो स्टार्टिंग उसकी यहीं से होती है कि वो बहुत क्यूरियस होता है इस चीज के लिए। वो सोचता है कि ना ये नई चीज एक बार ट्राई करो, और उस ट्राई में कब उसकी आदत बन जाती है उसको पता भी नहीं चलता है। बिग सिटीज में मान लो कोई भी स्टडी करने के लिए बिग सिटीज में जाता है, मेट्रो सिटीज में जाता है, तो वहाँ पे उनके साथ का जो माहौल होता है, अगर वो स्टार्टिंग से ऐसा कुछ नहीं करते हैं, कोई भी हैबिट नहीं होती है उनको, बट अगर वो ऐसे माहौल में जाते हैं ना, तो फिर वहाँ का माहौल में अगर मान लो कोई भी ड्रग्स एडिक्ट है या फिर जो भी अल्कोहलिक है, उसको देख देख के वो सीख जाता है। बस खुद पे कंट्रोल होना चाहिए और पेरेंट्स का इसमें स्टार्टिंग में रोल, बिकॉज माइनर जो होते हैं उनपे तो ना लोड और कुछ भी नहीं कर सकता इतना, बट स्टार्टिंग होती है पेरेंट्स और स्कूलिंग से। अगर वो थोड़े से स्ट्रिक्ट रहे तो फिर काफी ज्यादा इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, चलिए आप लेक्चरर हैं रेखा बहादुर जी, आप क्या कहिए, पुलिस के लिए कोई संदेश है आपके पास, कोई सुझाव है तो किस तरह नशेड़ियों को काबू पाए और नशे का जो कारोबार अवैध रूप से फल फूल रहा है उस पर रोक लगे? सर मैं भी डॉक्टर साहब वाली बात पे ही आऊंगी कि मेन जो आज जो हम देखते हैं हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में चारों तरफ, तो मेडिकेटेड नशे से ही ज्यादा खतरा है, क्योंकि बहुत छोटे लेवल के बच्चे, इवन मतलब जो 8-9 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, वो भी दुकानों पे, मैडम आप मानेंगे नहीं, स्कूल आप 100 यार्ड्स की बात हो रही है और ऐसे स्कूलों से निकलते ही नुक्कड़ पे जो दुकानें हैं उन पे नशे की गोलियां। और जैसे जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, तो बच्चों की आंखें ऐसे फट रही होती हैं और वो मतलब कई बार तो अपने टीचर्स से भी थोड़ा सा यूं गर्मा गर्मी में आ जाते हैं। तो हम तो समझ जाते हैं कि भी कुछ और बात है। तो अब बात मैडम से भी जैसे बताऊंगी कि इन्हीं सब चीज़ों के प्रयास के लिए अब योग को भी शामिल किया गया है। हमारा जो प्रार्थना कार्यक्रम है 30 मिनट का है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और उसमें योग कंपलसरी है। तो वो चीज़ें अब अपने स्तर पे तो कोशिशें जारी हैं और बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन के प्रोग्राम भी करवाते रहते हैं, बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, ऐसे बच्चों को प्यार से, क्योंकि ये एज थोड़ी सी ऐसी है कि ज़्यादा दम खा भी नहीं सकते। तो एक एज है हाँ जी, तो उसमें हम लोग बहुत प्यार से उनको थोड़ा इमोशनली टैकल करते हैं, थोड़ा उनको करियर के बारे में बताते हैं, दुनिया के अच्छे आगे बढ़ने के ख्वाब दिखाते हैं कि भाई तुम अगर ये करोगे तो तुम गर्त में चले जाओगे, नहीं तो देखो वो कहाँ पहुँच गए, पढ़ाई के दम पे तुम ये कर सकते हो। पुलिस से क्या चाहती हैं वो बताएं।
पुलिस से सर सामने बैठी हैं। हाँ जी, बस यही चाहती हूँ कि जो थोड़े ये अवेलेबिलिटी है, जो खासतौर पे मेडिकेटेड चीजों की, क्योंकि सस्ता है, बच्चे भी अफोर्ड कर लेते हैं। घर से 10 रुपए मम्मी से मांग के ले आए, चाहे रजिस्टर के लिए लेके आए, और आ करके चाहे वो गुटखा खा लिया, चाहे वो गोलियां मिल गई उनको, और वो ले लेते हैं। तो वो थोड़ा सा अगर अंकुश लग जाए तो जब नहीं होंगी तो कहाँ जाएंगे। और वो अभी इतने अच्छे नहीं है, बड़े नहीं हुए कि वो शराब पी सके, या और अगर इस लेवल पे कंट्रोल हो गया तो जाहिर है कि सहज सुलभ है, सब कुछ खुलेआम बिक रहा है, उस पर कंट्रोल हो। चलिए इधर संजय शर्मा है वकील, आप भी बताएं, सुझाव है तो सुझाव दे दीजिए। मेरा थोड़ा सा एक निवेदन है, मैं थोड़ा सा टबैको पे काफी डिस्कस हो गया, अभी थोड़ा वाइन पे बोल रहा हूँ मैं। हनुमानगढ़ जिले में जगह जगह वाइन की शॉप्स आ गई, जीएसटी में उनको बढ़ा दिया, रेट्स बढ़ा दिए, कुछ टैक्सेस बढ़ा दिए, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी बिश्नोई जी भी कह रहे थे कि एक ठेका यहाँ पे खुल गया, एक ठेका वहाँ पे खुल गया। अब उन ठेकों को माननीय ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा है कि हाईवे से 100 फीट दूर होना चाहिए। मैं कोर्ट का रिगार्ड करता हूँ, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। फिर भी वो ठेके ऐसी सोसाइटी में जाते हैं। मैं खुद बिलोंग करता हूँ, मैं गोल्डन सिटी हनुमानगढ़ में रहता हूँ, हमारे पास में एक ठेका खुल गया, हमने बड़ी मशक्कत की, इतनी अच्छी सोसाइटी, इतने अच्छे लोग, वो ठेका एकदम गेट पे खुल गया। हम लोगों ने बड़े एफर्ट्स किए, डॉक्टर साहब से मिले, सबसे मिलकर वो ठेका एटलीस्ट हमने ढुवा दिया। ऐसा क्यों होता है कि ठेकों को ढुवाना पड़ता है? विमेंस आ रही है, सभी लोगों को एक पूरा प्रॉपर वे में आकर के उसके लिए मतलब एक बॉयकॉट करना पड़ता है। एक्साइज का और पुलिस का मेरा ये कहने का है कि क्यों ना आप एक ऐसा एक हब बना दिया जाए एक्साइज मार्केट का, सभी लोग वाचक वाइन लेकर चले जाए। क्यों सोसाइटी के अंदर इस तरह से ये गलत चीजें क्यों हो रही है मैडम? ये तो पॉलिसी मेकिंग के लिए पॉलिसी की बात एक्साइज है। में- हाँ, क्योंकि लोकेशन अगर स्वीकृत है ठेके की, नहीं तो सोसाइटी के अंदर क्यों हो वो चीज? हाँ, नहीं ये तो आप लोग करते हैं, वो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं या विपक्ष एक्साइज पुलिस के भी आगे मेरे को आप उसको कन्वे कीजिए ना उस चीज को। चलिए एक सुझाव है और ऊपर तक इसको पहुंचाने की बात होनी चाहिए, मेरा ठीक है, एक्साइज मैडम का नहीं बड़ा- कर सकती है। चलिए मनोहर लाल जी, आप क्या कहती हैं, जो नशे का कारोबार बढ़ रहा है हमारे शहर में, इस पर कैसे रोकथाम संभव है आपके हिसाब से? इसमें जी मेरा तो सुझाव ये है पुलिस को हम्म, भी जो ये पहले तो सरकार ने आदेश दिए थे भी हमें जो 500 फुट दूरी पे ठेके बनाने हैं, वो तो दारू रोकने के लिए बनाए थे कि दारू पी के साधन ना चलाए, एक्सीडेंट ना हो। लेकिन जो ये वार्ड के अंदर खुल गए, घर घर में एक एक वार्ड में 10-10 ठेके खुल गए, और पुलिस की नजरों में, और अबकारी उसको लाइसेंस देती है, और पुलिस वालों को कहते हैं तो पुलिस वाले कोई गौर नहीं कर रहे। ठीक है, मैडम जी ने 2-4 को कराया, लेकिन आप इसकी सर्वे कराओ, हर वार्ड के अंदर 10-10 ठेके। आपको मैं छोटी बात बताऊं, ज्यादा तो नहीं बताना चाहता, हमारे बिल क्विंटल वो अपने कलेक्टर साहब लाइब्रेरी बना के पीसी किशन साहब। पीसी किशन जी। और उसमें इतनी बड़ी बड़ी किताबें रखी हैं जी, और अगर वो बच्चे पढ़े, शुरू शुरू में जब कलेक्टर साहब थे तो बच्चे उसमें आते भी थे, पढ़ते भी थे, पुलिस वाले भी आते थे, क्योंकि रोड के ऊपर थी 100 फुट। अब क्या किया कि सरकार ने ठेके खोल दिए, लाइब्रेरी की जगह ठोका। मैं कह रहा हूँ कि लाइब्रेरी के बिल चिपते ही 3 ठेके, जिसमें हमारे पार्षद भाई जो है वो लड़ रहे हैं, वो कि मेरा खुले, वो मेरा खुले। मैं तो रखने वाला बात तो है, चाहे कोई हो, चाहे वो हमारा सत्ता पक्ष है, चाहे किसी का भी। नहीं, मन की बात, हाँ, वो मन तो की बात मोदी जी मैं भी कह बताया रहे मैंने हैं, रहता मन की नहीं, चाहे वो बात 5 दिन मेरे खिलाफ है, चाहे 14 के जाए। हाँ। लेकिन ये जो बुराई है ना, ये सबसे ज्यादा लेबर की है। शाम को आप 7 बजे बाद, 8 बजे बाद ठेका बंद हो जाता है या 9 बजे तक खुलता है, उसमें पता क्या होता है, उसमें सब ठेके के पीछे दुकानें बनी हुई हैं उनकी, आपको भी पता है। उस दुकान में और रात आप विस्तार से बताओ तभी तो हाँ, कार्रवाई करेंगे ये। 10 बजे तक जी उसमें दारू बिकती है जी, 11 भी बज जाते हैं, लोग पी के सड़कों में आ जाते हैं, कोई साधन आता है उसको रोक लेते हैं, कोई महिला टपती है उसको पकड़ लेते हैं। बहुत बुरा हाल है जी 100 फुट का, तो जो मेरी आंखें देखो हाल है। अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारा सुधार हो जाए तो हम तो आपके धन्यवाद हैं। 8 सबसे- बजे के बाद जो हाँ। ठेका है, अधिकांश ठेके खुले रहते हैं, ये हकीकत है। बिल्कुल हम लोग भी हकीकत है। देखते हैं कि जब हम गुजरते हैं, अब तो देखते हैं टाइम कितना हो गया, तो अब तो 9:15 बज गए, 10 बज गए, और ठेके पे भीड़ है। और कई बार मजेदार बात है कि लाल चौक पे पुलिस की जिप्सी भी खड़ी रहती है, और 9:30 बजे वहाँ आराम से सब कुछ होता है। तो इस पर सवाल उठता है कि कहाँ पुलिस की जो व्यवस्था है कहाँ पे है? ये सर एक बात और है, मैं थोड़ा मेरा सुझाव है भाई, ठेके तो बंद हो जाते हैं, जो चीज 25 रुपए का पौवा है वो 50 रुपए का मिलता है, रेट बढ़ जाता है, अच्छा उसका टाइम रेट के बढ़ साथ जाता रेट भी बढ़ है, जाता है। और उसके बाद में साहब वहाँ पापड़ भी मिलता है, अंडे भी मिलते हैं, हर चीज मिलती है खाने के सुविधा लिए। शुल्क बढ़ा अच्छा देते हैं। वो ठेके वालों को खर्चा भी देते हैं, जो पीछे दुकान करके बैठा है चलिए, वो अब खर्चा मैडम भी- से सुन लेते हाँ, हैं कि आप मैडम बिल्कुल ये साहब, क्या चलो करेंगे ठीक है। इसके सर बाद। एक तो इस चीज से तो मैं ऐतराज करूंगी कि मैडम ने 2-4 मतलब मेरा फोकस इस चीज पे भी है, जो शाम की पेट्रोलिंग है, शाम की क्यों नाइट पेट्रोलिंग में मैं खुद कर रही हूँ, तो मेरी नजर में तो जहाँ आता है मैं उसको उठा के ले आती हूँ। मैंने एक्साइज एक्ट में खूब काम किए है ना। वही बात है कि अप्रोच हर जगह बनना। अब जैसे हम लोग, उन लोगों को भी पता है कि आज फला वारदात होगी या फला जगह कोई कार्रवाई हो रही है,
तो वो फ्री हो जाते हैं, अब क्योंकि सैकड़ों ठेके हैं, लेकिन हाँ, आप अकेले नहीं कर सकते omnipotent कार्रवाई। नहीं हो सकते सवाल पुलिस। पुलिस महकमे का है, ये सिर्फ आपका मामला नहीं है। आप एक अधिकारी आप कितनी कार्रवाई करेंगे दिन में? ठेके तो सैकड़ों हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे आप? लेकिन बाकी जो आपके स्टाफ है वो क्या करते हैं? फिर सवाल नहीं, वहाँ ऐसा उठता तो है। नहीं है। जैसे मैंने आज न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, रावतसर में भी कार्रवाई हुई, कल नोहर में भी हो रही है, संगरिया में हो रही है, कंटिन्यू में पढ़ तो लेकिन कई जगह कार्रवाई होना बाकी है, वहाँ भी होना चाहिए। खैर चलिए, पेंटर साहब, आप क्या सुझाव क्या है आपके पास? शिकायत तो लगभग सबकी एक जैसी है, कोई सुझाव दीजिए। दरअसल ये जो नशे का कारोबार है, इसको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये एक माफिया जिसे बोलते हैं ना, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये बहुत ही बड़ा एक विस्तार से एक गैंग है जो कि सिस्टम को भी टैकल करता है, सिस्टम के को भी प्रभावित करता है, और उसमें हम तो ये कहेंगे कि उसमें इन्वॉल्व भी हैं। जिस तरह गंदगी को, सीढ़ियों को साफ करें तो नीचे से ऊपर को साफ नहीं होती, ऊपर से नीचे को जो कचरा नीचे आता है तब साफ होगा। हम ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे को आता है। जब ऊपर का जो बड़ा मंत्री है, जो बड़े लोग हैं, वो नीचे वाले को खींचेंगे, दूसरे को करेंगे, उससे नीचे वाले को करेंगे, तो उसके बाद में ये एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यानी हम ये कहते हैं कि पुलिस अगर चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन ये जो माफिया है वो उनके प्रभाव में मानो तो ऑक्सीजन या कैसे किसी में भी होगा? मानो, तो ये सब का सब यही है। चाहे तो ये सब कुछ बंद कर सकती है पुलिस, हम तो ये कहते हैं, लेकिन पुलिस वो के क्या, पास सब कुछ ये है। आप हम अखबार में रोज पढ़ते हैं, रोजाना प्रदर्शन हो रहे हैं, जो लाइसेंस शुदा ठेके हैं, उसके अलावा बाकी मोहल्लों में वैसे के वैसे ठेके खोल रखे, तो कम से कम ये उनको तो बंद करे। ब्रांच जिसके उन ब्रांचों को जो नाजायज चल रही है, जैसे बूचड़खाने वो बंद किए थे, वो नाजायज बंद किए थे। जायज तो जो जायज चीज है आज उसको एक केवल बंद कर दें तो इससे भी काफी फर्क पड़ सकता है। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो मानना ये है कि कोई भी आदमी अगर शराब पीता है तो कम से कम अगर 100 रुपए की पीता है तो उसका फर्ज ये बनता है कि वो अपने बच्चों के लिए 100 रुपए के फ्रूट लेके आए, तब उसका हक बनता है पीने के लिए। हम तो ये कहते हैं कि अगर घर में आटा नहीं है, बीवी उसको कह रही है और बीवी को उसके बदले में मारता पीटता है, या बच्चे फीस मांग रहे हैं और उसके हाथ में शराब की बोतल है, तो वो ये तो हम दिमागी तौर पे ही समझा सकते हैं। जैसे कहा था कि कमेटी बनाइए, तो वो तो है। हाँ नहीं, अच्छा तो है। वारिस अली जी हैं जो पंचायत समिति डायरेक्टर भी हैं कुवाली से, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये पुलिस की मिली भगत के बिना कुछ भी नहीं है। मैंने कई बार बात की एसपी साहब से, एडिशनल एसपी मैडम निर्मला जी से और टाउन थाना सीआई से, तो बता रहे हैं आप जब आप ध्यान रखो इसका, जब जखीरा मिल जाए तो हमें बता देना। तो हम मैडम बिना किसी मतलब जिम्मेदारी के, इतना टाइम किसके पास है कि जखीरा मिलेगा तभी बताएंगे। हम बंदे चिन्हित करके बता देते हैं, इस दुकान पर बिक रहा है, आओ आप सील में हमारे साथ बंदा भेजो, 1 दिन 2 दिन रहेगा तो पूरी डिटेल उसके पास आ जाएगी, फिर आप अपने हिसाब से कार्रवाई कर सकते हो। मतलब एक लक्को वाले की बात करें तो 10 जगह, कम से कम 10 जगह स्टैंड पर, और चलते फिरते लड़के जो जेबों में शीशियां और जो कैप्सूल के पत्ते वगैरह वो डाल के बेचते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो शराब इतनी बुरी नहीं है, इस्लाम में प्रोहिबिटेड है शराब, पर मैं कहता हूँ शराब पी लो, वो मेडिकल नशा ना करो। सर थोड़ा सा मतलब हो सकता है मैं आपको ऐसा लगे कि आउटस्पोकन हूँ, नहीं, या आप पुलिस बिल्कुल। वाले के हिसाब से नहीं, मैं एक इंसान के तौर पे, एक बिल्कुल, सामाजिक व्यक्ति के तौर जी, पे जी। कह रही हूँ कि 3 चीजें होती है। एक नशा करने वाला होता है, एक नशा बेचने वाला होता है, और एक उसको कार्रवाई, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो एक तीसरा पक्ष हो गया पुलिस। लेकिन 2 ऐसे पक्ष, हालांकि पुलिस भी समाज से ही है, लेकिन फिर भी आप उसको अलग कर दीजिए। नशा करने वाला और नशा बेचने वाला दोनों समाज से है। अगर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा रही है तो उसमें इस तरह से तो आप उससे भाग नहीं सकते हो, है ना। और रही बात ये कि जैसे हालांकि आप तो योग की, मेडिटेशन की बात कर रहे हो, सेल्फ कंट्रोल, जैसे आप लोगों ने बताया, इवन मैं खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि सड़कों पे पड़े होते हैं पी के, है ना। अब क्या तो उस पे 185 की कार्रवाई करे, क्या 60 की कार्रवाई। मैं उठा के और उसको हमने कल साइड में डाला, उस पे पानी डालकर उसको होश में लाए, उसका सामान पकड़ाया, इतने में कम से कम 15-20 मिनट लग गए। ठीक है, तब तक एक आगे कोई ना कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई कुछ ना कुछ हो गया। तो आप सामाजिक व्यक्ति के रूप में अगर आपको इस तरह की कोई दी जाती है, इवन कुछ देश तो ऐसे हैं जहाँ पर पुलिस की या आर्मी की सेवाएं जरूरी है, मतलब कंपलसरी कर दी, तो आप भी एक तरह की
नहीं मैडम, मॉरल पुलिसिंग ही समझ लो उसको। वो कर रहे हैं मैडम, वो चीज हम कर रहे हैं। मैं आइडेंटिफाई करके बता दूंगा ये बंदे बेच रहे हैं, उनका नाम बता दूंगा, लिस्ट दे दूंगा। विक्रेताओं पर तो अंकुश लगाना पुलिस का काम है। हाँ बिल्कुल, वो तो जनपद में समाज नहीं 8 या 10 दिन या 15 दिन या 5-7 दिन उनके पीछे रह के उनका जखीरा हम कैसे पकड़ा सकते हैं? तो या तो जखीरे के पीछे नहीं जाए, नहीं जखीरे के पीछे हम कभी भी कहते भी नहीं है किसी आम व्यक्ति को, नहीं कहते। ये बात हमारे जो ऐसा ही है चौकी प्रभारी उनसे भी बात होती है। व्यक्ति वो मुजरिम नहीं है, मुजरिम वो बेच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नशेड़ी के सुधारने का काम समाज, डॉक्टर, मीडिया इन सबको करना है। विक्रेता अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस को वो तो बिल्कुल 100%, वो तो मैं कह रही हूँ। इन्होंने भी कहा कि जखीरा मिल जाए तो जखीरा ये जिस दिन ढूंढने जाएंगे पुलिस तब मार देंगे। मुझे ये बताइए आपको किसने कहा कि आप जखीरा, आप पीछा करके जखीरा बताओ? नहीं मैडम बता दूंगा, बाद में नाम बता दूंगा आपको। अच्छा नहीं है लगता यहाँ पे बात। चलिए अब इस दीर्घाष हम शुरू करते हैं और अजय जी हैं, आप बताइए कि सुझाव दीजिए कुछ, क्योंकि अब देखिए शिकायत तो इतनी सी है कि साहब अवैध रूप से यहाँ पर ठेके चल रहे हैं, 8 बजे के बाद शराब उपलब्ध है, सुविधा शुल्क की बात की मनोहर लाल जी ने, तो इस तरह के रिपीटेशन है। कुछ सुझाव है जो पुलिस और बेहतर तरीके से कार्रवाई कर सकती है जहाँ पर, वो कुछ दीजिए आप। सुझाव तो सर यही है कि आम आदमी है, जो भी पब्लिक है, वो तो पुलिस की तरफ ही देखती है कि अगर कंट्रोल कर सकती है तो पुलिस ही कर सकती है। विक्रेता के ऊपर कंट्रोल है जो वो पुलिस डिपार्टमेंट ही कर सकता है। आम पब्लिक तो बहुत ज्यादा डरती है, माफिया है, काफी बड़े बड़े गैंग्स हैं, इनके ऊपर जो भी कंट्रोल है, नजर है जो आम आदमी की, वो पुलिस की तरफ ही चौकस होने की जरूरत है, कुल मिला के ये है। चलिए महेंद्र सारस्वत जी आप बताएं। देखो सर, मेरा तो ये सुझाव है कि जैसे ये शराब है, शराब माफिया को रोकथाम के लिए पुलिस के साथ साथ हमारा समाज का भी फर्ज बनता है भी हम भी उसके अंदर उसके सहयोग करें उनका, तो इसके ऊपर काफी हद तक रोक लग सकती है। जैसे ये कह रहे हैं भी ब्रांचें खुली हुई है मालूम, तो हम लोग ही उनको दुकानें या वो जगह उपलब्ध करवा रहे हैं ना। वो बाहर से साथ तो नहीं लेके आ रहे, भी उन्होंने दुकान रख ली और अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब मेरे गांव के अंदर कम से कम 5 ब्रांचें चल रही है एक्स्ट्रा। पहले वो हमारे मोहल्ले में आई डबली राठान के अंदर, बोले जी दुकान, तो मैंने मेरे पड़ोसियों को कह दिया अगर आप लोगों ने दुकान दे दी तो पूरा मोहल्ला लट लेकर के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। किसी ने वहाँ दुकान, फिर वो चले गए 20 नंबर वार्ड के अंदर। हाँ, हमने 4-5 लोगों को बताया भी दुकान नहीं देनी, फिर भी एक घर ने उनको दुकान दी। अवैध ब्रांच चल रही है, शाम को कभी बंद कर देते हैं, कभी खोल देते हैं, कभी बंद। बाजार के अंदर एक ब्रांच चल रही है हनुमान मंदिर के पास, जस्ट आगे हनुमान मंदिर है, पीछे गली के अंदर ब्रांच है। वहां पर लोगों को बोला कि 2-3 जनों ने तो दुकानें देने से मना कर दिया, लेकिन समाज के अंदर सामाजिक असामाजिक तत्व भी बहुत हैं जिनको सिर्फ पैसों से मतलब है, ये नहीं देखते भी हमारी पीढ़ी कहाँ जा रही है। तो उन्होंने वो दुकान दे दी, वो अभी वो शराब का ठेका चल रहा है। तो तीसरा, एक बाजार के अंदर मेन रोड के ऊपर अगर गवर्नमेंट ने अगर नियम बनाए हैं तो उन नियमों को अगर सख्ती से लागू किया जाए तो जरूरत ही नहीं है किसी को कुछ करने की। अगर एक दुकान के लिए लाइसेंस मिला है, अगर वो एक ही दुकान 500 मीटर दूर होगी मेन रोड से, तो कहाँ प्रॉब्लम है? एक चल रही है, लेकिन उन्होंने उस एक दुकान के लाइसेंस की आड़ में 5-5 दुकानें चल रही है। ये बहुत बड़ी चीज। एक दुकान तो चल रही है मेन रोड के ऊपर जस्ट चल रही है, यानी कि आप मान के चलो कम से कम हाईएस्ट 50 मीटर मेन रोड से अंदर होगी। वहाँ से औरतें, बच्चे, स्कूल स्टूडेंट्स, एक तो कोचिंग सेंटर है उस दुकान के जस्ट सामने, सामने उसके गुरुद्वारा है, पीछे उसके शनि मंदिर है, और वहाँ पर त्रिवेणी बनी हुई है। जैसे आप हिंदू धर्म में आपने लोग तो समझती हैं, पिंपल, बड़ का पेड़ और एक खेजरा, तीनों बने हुए हैं। जब भी किसी कोई आदमी एक्सपायर हो जाता है उसको लेके जाते हैं तो उसकी अर्थी को वहाँ नमन करवा करके फिर आगे जाया जाता है। लेकिन उसकी अर्थी को नमन करवाने से पहले सामने ठेके की तरफ नमन हो जाता है उनका। तो धार्मिक भावना को भी वहाँ ठेस पहुँचती है। लोगों को समझाया, धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन कुछ नहीं। एक दिन मैं हनुमानगढ़ से जा रहा था तो मैं 9:30 बजे उससे जहाँ पहुंचा तो मैंने देखा शटर ठेके का आधा खुला हुआ था। मैंने वहीं से फोन किया कांस्टेबल को, मैंने कहा भाई ये ठेका खुला है। तब ऐसा आप ऐसे करो, एसआई साहब को फोन करो। मैंने एसआई साहब को फोन किया, एसआई साहब कहते मैं फोन कर देता हूँ, आप चौकी चले लो। इनका कम्युनिकेशन नेटवर्क देखो इतना मजबूत है। उस ठेकेदार का भाई मेरे चौकी पहुंचने से 1 मिनट पहले पहुंच गया वहां पे। किसने फोन किया उसको? या तो उस कांस्टेबल ने या उस एसआई ने। उसने ही बताया ना, वो जाके पूछ रहा है भी हमारी शिकायत कौन कर रहा है। तो मैंने उसको कहा भी मैं कर रहा हूँ तेरी शिकायत। जब 8 बजे का टाइम है तो आप 9:30 बजे तक ये ठेका ओपन क्यों है?
ये मिली भगत का प्रमाण, ठीक है। तो ये पुलिस का और अपराधी के बीच मिली भगत का खेल है, ये है। तीसरा, अब दो चीजें मेन आसानी से मिल जाती है, एक तो शराब, दूसरा गोलियां, नशा, शीशी, ये चीजें सबसे ज्यादा तो खतरनाक है हमारे समाज के लिए। कुल मिलाकर एक सवाल आपने उठा दिया, तो सवाल आपका आ गया। एक मिनट सर, एक मिनट। अब क्या है कि हमारे गांव के अंदर एक डॉक्टर की सीट है, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है, छोटा सा हॉस्पिटल, लेकिन उस हॉस्पिटल के सामने 2 मेडिकल है, वहाँ पर तो हॉस्पिटल की दवाइयाँ सेल होती है। वो टोटल गांव के अंदर 18 मेडिकल स्टोर है, ठीक है। 18 मेडिकल स्टोर कहाँ है? मोहल्लों में खुले हुए हैं। पिछले दिनों एक मोहल्ले के मेडिकल के अंदर नशे की दवाइयाँ पकड़ी गई थी, ठीक है। दवाइयाँ पकड़ते ही जस्ट 5 मिनट बाद किसी भी नेता का फोन आ जाता है भी आप कैसे ना कैसे इसको सटाओ। तो उस दवाइयों को साहब क्या है कि उस दुकान में ना दिखाने की बजाय पुलिस वालों ने क्या किया कि उस दवाइयों को रोड पे लाते हुए दिखाया, भी रोड से इस लड़के को पकड़ा है, जबकि वो दुकान दवाइयाँ पकड़ी गई है थाने के अंदर से। ये बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं तो कहानी बनाने में बहुत मायने, दुकान थाने के अंदर से पकड़ी गई है दवाइयाँ, फिर ले दे करके उनका सेटिंग होगी, और 1,60,000 के करीब उनका सौदा हुआ, ये भी बता दूं मैं, मुझे कहीं किसी का डर नहीं है, मैं खुल्लम खुल्ला ओपन बोलता हूँ। दूसरा, पिछले दिनों एक आपको पता होगा भी डबली रठाना आज के दिन पोस्ट का एक बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है, ठीक है। मेरे को लगता है भी सारे के सारे होलसेलर रिटेलर वही हैं, क्या वो पुलिस वालों की नजरों में नहीं है? सबकी नजरों में है। पिछले दिनों लगभग 2.5 से 3 क्विंटल पोस्ट पकड़ा गया था, शायद आपके ध्यान में हो या नहीं हो मुझे नहीं मालूम, आपके आने से पहले की बात है। 2 घंटे के अंदर ही वो 2.5 क्विंटल से जाकर के और 3.5 किलो 4 किलो बन गया वो पोस्ट। कैसे संभव है ये? पब्लिक बहुत कुछ जानती है, देखिए पब्लिक के सामने सारे सोर्स हैं, यही है कम से कम पुलिस और पब्लिक जब एक जगह बैठे तो बहुत सारी सच्चाई सामने आती है। हमारा जो ये कार्यक्रम का जो मेन मकसद यही है कि पुलिस हकीकत को समझे। सीएलजी की जो आपने बात की, सीएलजी तो नाटक है। कल कांग्रेस का राज था तो सारे कांग्रेसियों को बना दिया सीएलजी का सदस्य, आज बीजेपी का राज है तो सारे बीजेपी वाले होंगे उसके सदस्य, कल किसी और का हो जाए तो ये मतलब राजनीतिक तौर पे सारी नियुक्तियां होती, गलत है ये। जब वो पब्लिक के जो गिने चुने लोग हैं, जो अलग अलग क्षेत्र के लोग, उनको जब हम लेते हैं सीएलजी में तो शायद इस तरह की चर्चा होती है। ये जो आज हम यहाँ बात करें, मुझे लगता है सीएलजी की मीटिंग में ये सब बात होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ आमतौर पर नहीं होता। वहाँ पर बात क्या होती है, मुझे भी कई बार हंसी आती है खबर बनाते समय कि साहब शहर में आवारा पशु बहुत हो गए, तो पुलिस वाले थोड़ी पकड़ेंगे आवारा पशु को, एक कानूनी व्यवस्था की बात करो आप। लेकिन ये भी नहीं है। खैर, महेंद्र जी ने कई सवाल उठा दिया, पुलिस की मिली भगत की जो बात है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, फिर एक बात कहूंगी कि अभी मैं इस बारे में राय देने के लिए इमेच्योर हूँ, उच्च अधिकारी तक बात पहुंचाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, है ना, पहुंचाऊंगी ये चीज, लेकिन मेरे सामने आज तक कभी नहीं आया, क्योंकि आज आ गया ना। मैंने 4 दिन पहले डबली रठान की उस रोड पे ही पकड़ी थी पोस्ट, 77 केजी 800 ग्राम पकड़ी, और वो उतनी की उतनी है, वो नेचुरली सूख कर। आप बधाई के पात्र हैं, बिल्कुल हम बधाई देना चाहते हैं आपको, लेकिन मैं आपको बात चलिए अब आप सत्ता पक्ष की बात सुन लेते हैं। हो गया बहुत ज्यादा हो गया सर। एक मिनट सर, एक मिनट। अगर आपकी जगह वही 77 किलो 800 ग्राम उनके द्वारा पकड़ा हुआ होता तो वो 710 ग्राम रह जाता, फर्स्ट बात। दूसरी बात आपको बता दूं कि जैसे अपने ये मैंने बताया अभी योग टीचर रख रहे हैं, योग टीचर के साथ साथ हमारे स्कूलों के अंदर एक जिम जरूरी है, पर स्कूलों के अंदर वो रेगुलरली कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। और जिम के साथ एक जिम ट्रेनर होना चाहिए। चलिए हम चाहेंगे जो पुलिस से संबंधित वही बात करेंगे, क्योंकि अभी सरकार हमारे पास नहीं कहूंगी आपको, है ना, मैं सभी को कह रही हूँ, जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि है ना मोहल्ले के अंदर दुकान खुल रही है, और मैं ये अपनी अकाउंटेबिलिटी से हट नहीं रही हूँ, लेकिन मैं जैसे समाज का जो साथ है उसकी बात करती हूँ। तो जैसे हम लोग एनडीपीएस की कार्रवाई की, हमने ड्रग वो नशीली दवाइयाँ पकड़ी, तो मेरा भी फोकस उसमें ही था कि ये दुकान किसने किराए पे थी, ये लाइसेंस जो किराए पे दे के चलाते हैं तो वो लाइसेंस क्या है ना। तो ठीक है, मैं आपको बिल्कुल ये चीजें आपकी स्वीकार करते हुए सहर्ष स्वीकार कर रही हूँ आपका। मेरे भी ये है कि सीएलजी की बैठक के लिए भी मैंने फॉर्मेलिटी के तौर पे अभी तक आयोजित नहीं की, मैं उसके लिए भी पूरा एजेंडा तैयार कर रही हूँ कि मैं उस एजेंडे के हिसाब से दूं, ताकि इस तरह के इनोवेटिव कुछ हमारे पास आ सके, तो मैं भी उनको कह सकूं, कुछ वो हमें बता सके। ये तो सहयोग चाहिए समाज। पुलिस भी हमारे समाज से ही बनी, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन कोई भी कल पुलिस वाला बन सकता है। मशीनरी है। होता क्या है कि हम उसको बिल्कुल अलग कर देते हैं, और वो लोग भी सेंसिटाइज नहीं हो पाते, क्योंकि उनके बच्चे भी उस नशे में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए शायद हमारे सत्ता पक्ष के देवेंद्र पारिक जी बैठे हैं, और आपने तो पूरी इस बहस को बड़े शांत तरीके से सुन लिया है। निचोड़ ये है कि
स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन कार्रवाई का जो एक लेवल होना चाहिए बहुत ज्यादा। अब एक ममता सारस्वत अगर कार्रवाई कर रही है पूरे जिले में, तो इससे हम संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये कार्रवाई करती है कैसे कैसी आज हमारे सामने बैठी है और हम बात कर रहे हैं, इनसे हम सभी सुझाव भी इनको दे रहे हैं। लेकिन अगर इनकी तरह और भी कई अधिकारी काम करें तो शायद और बेहतर होगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? गोपाल जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं एज ए आप जैसे कह रहे हो सत्ता पक्ष की वो कोई बात नहीं है, मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते बात करूंगा। और ये जो सारी चीजें हैं, चाहे वो नशा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, यानी जो भी नेगेटिव चीजें हैं समाज में, मैं तो ये कहूंगा कि उस सब चीजों का दोषी ही समाज है। क्योंकि हम लोग बड़े कंफ्यूज हैं, हम चाहते तो कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, और कथनी और करने में इतना कुछ अंतर है कि जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। अभी ममता जी तो पुलिस ऑफिसर है, वो अपनी ड्यूटी कर रही है, और अपने को मैसेज समाज में ये जाता है कि एक अच्छा ऑफिसर अच्छी ड्यूटी कर रहा है। डॉक्टर साहब कल एसपी साहब से मिले, क्यों डॉक्टर और नहीं है क्या शहर में? वो कभी नहीं मिले। इवन मैं पर्टिकुलर ये नहीं कह रहा, कोई डॉक्टर मिले होंगे, अच्छी समाज में भी वो काम कर रहे होंगे, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है? मैं इवन मेरे बारे में सोचूं तो मैं क्या कर सकता हूं समाज के लिए? मैं नशे के खिलाफ क्या कर सकता हूं? मैं एक छात्र संघ का अध्यक्ष बना, मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक छात्र यूनियन का कोई लीडर हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं क्या कर रहा हूं? हम अपने बारे में सोचे ना। हम मीडिया को दोष दे रहे हैं, हम प्रशासन को दोष दे रहे हैं, हम इसको दोष दे रहे हैं, हम उसको दोष दे रहे हैं। अब धन तो हम सबको चाहिए, आज आर्थिक युग है, हमें पैसा चाहिए हम सबको, और वो येन केन प्रकार कैसे भी आए। अभी जो बातें खुल के आई है सामने, वो ना आपसे छुपी है, ना मेरे से छुपी है, ना पुलिस और प्रशासन से, ना डॉक्टर साहब से छुपी है। नशा कैसे कहां जाके बिक रहा है। अब समाज की साहब नहीं, हमें तो डर लगता है। क्यों नहीं, क्यों डर लगता है? समाज में जब कोई एक आदमी गलत काम कर रहा है तो एक समाज पूरी गली मोहल्ला अगर इकट्ठा होके उसके जूते मारे और पुलिस के थाने उसको घसीटते हुए ले जाएं तो कौन रोकता है समाज को? लेकिन हम लोग बड़े कंफ्यूज हैं। मुख्य बात यही है, पहल करना नहीं चाहते, पहल करनी पड़ेगी। चाहे वो हम अच्छी अच्छी बातें स्टूडियो में बैठ के करें, चाहे मंच पे करें, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई सार्थक कार्रवाई। और पुलिस प्रशासन को भी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जैसे समाज, सही मायने में तो दुख तो इस बात का है कि समाज आज राही का है। आज पड़ोसी से पड़ोसी शहर में तो एक दूसरे को जानता ही नहीं। एक समिति बने, डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी उन्होंने बात की, एक समिति बने, और जैसे भी कोई संजीदा अधिकारी, आज मैं भी ममता जी से किसी उम्मीद के साथ मिलने आया था, सही मायने में भी कुछ ऐसी बहुत सारी बातें समाज के अंदर नेगेटिव चीजें हैं जिनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। और हर आम आदमी, जब तक व्यक्ति, राष्ट्रीयता को आप डंडे से नहीं उसको बना सकते, राष्ट्रीयता तो अंदर पैदा होनी चाहिए। मेरे देश ये लाइट जल रही है, अगर अनावश्यक जल रही है तो मेरे देश की बिजली का कितना नुकसान हो रहा है। और जापान, जर्मनी और इजराइल जैसी सोच जब तक हमारे बीच में नहीं आएगी, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम सब लोगों के अंदर राष्ट्रीयता बने, हम खुद जागरूक हों, और फिर हम सब लोग समाज को, मैं तो ये कहता हूँ, इवन कुछ लंबी बात कर रहा हूँ, जैसे ये भंडारे लगा रहे हैं, कोई पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं कुछ सामाजिक संस्थाएं, मैं कहता हूँ आप नशे के खिलाफ, और ड्रग्स का तो मैडम इतना बुरा हाल है कि आपको अब शराब के लिए दुकान तो चाहिए, पोस्ट के लिए वो तो चाहिए, लेकिन ये तो पत्ता जेब में डालते हैं। और बड़ी, डॉक्टर साहब, इतना दुख होता है, 11-11, 12-12 साल के बच्चे, 11वीं 12वीं क्लास का वैसा स्टूडेंट, मैंने पहले भी आपको निवेदन किया था, और नशे के लिए तड़प रहा है। उस माँ बाप को देखो तो आंखों में आंसू आ जाता है, बहुत बदहाल। और वो अपनी मम्मी पापा की जो निशानी है, वो सोना है, गहना है, उसको बेच के आ जाता है, और कई बार तो माँ बाप को खुद पुलिस के हवाले करना पड़ता है। ऐसी दयनीय स्थिति नशे की हो जाती है। तो मैं तो कहता हूँ भगवान उनको सद्बुद्धि दे, जो लोग नशा बेच के अपना परिवार पाल रहे हैं, अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। और हम सब लोग अगर एकजुटता के साथ नशे के खिलाफ लड़ेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है कि नशे को हम समाज से भगा नहीं सकते। नहीं, अभी आप चार हमारे और भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, यूथ खास तौर पर जिनके लिए हम बात करना चाह रहे हैं, यूथ के प्रतिनिधि हैं, और सबसे ज्यादा अगर नशे की गिरफ्त तो यूथ है। और चूंकि यूथ के अलग अलग विचारधारा के हमारे 4 साथी बैठे हैं, तो मैं चाहूंगा कि एबीवीपी से आप बताएं, दीपक खाती जी, क्या स्थिति और आप लोग क्या पहल करने वाले हैं? सर, सबसे पहले तो यूथ स्टार्ट होता है, पहले तो यानी पान मसाला खाता है, फिर वो पान मसाला खाते खाते यानी कब स्मैक हीरोइन तक चला जाता है उसको भी नहीं पता चलता। दूसरा, जो उसके साथी होते हैं
वो यानी उस चीज़ को उस तक लेके जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे यानी अपराधी बन जाता है। और इसके लिए हमने 2010 के अंदर एक यानी मुहिम स्टार्ट की थी। हमारे NMPG कॉलेज के अंदर भी शीशियाँ गोलियों के पत्ते थे, उनको हमने उठाया, उसकी यानी वो भी सारी फोटो हमने, और यानी SP साहब और जो ड्रग इंस्पेक्टर थे हम गए वहाँ तक, पर वहाँ पे हमें जाके क्या मिला, यानी कुछ नहीं, नो रिजल्ट। उसके बाद में हमने जो हमारे यूथ और थे स्टूडेंट्स, हम उन तक गए, हमने उनको कहा भी हमें रचनात्मक कार्य स्टार्ट करने चाहिए। उसके लिए हमने एक मुहिम अभी स्टार्ट करनी है कि हम 8वीं से लेके 12वीं तक के बच्चों तक जो नशा विरोधी चीज़ें हैं उनके लिए उनसे यानी एक तो मान लो रचनात्मक कार्य हो गए, दूसरे ऐसा कुछ यानी प्रतियोगिताएं हो जिससे उनको पता लगे, और जो नशा मुक्ति के जो यानी कैंप हैं उन लोगों को हम वहाँ तक लेके आएंगे और वो खुद बताएंगे कि हम पहले ये नशा करते थे और इससे हमारा ये प्रभाव हुआ और ये हुआ, तो आप सबको इन सब चीज़ों से यानी दूर रहना चाहिए। एक सवाल है मेरा मैडम से, भी नया अधिकारी आता है मैम, वो खूब कार्रवाई करता है, अच्छी कार्रवाई करता है और उसकी एक अच्छी डायरी बन जाती है, वो डायरी भी क्लोज हो जाती है, और जब अधिकारी इधर उधर चला जाता है तो वो सारे काम भी बंद हो जाते हैं। टाउन के अंदर मेन रोड पे दारू शराब सब बिकती है, गोलियां शीशियाँ बिकती है, वहाँ पे एक बार यानी कार्रवाई होगी, उसके बाद में सारा बंद। हमने 2013 के अंदर यानी भाई साहब साथ ही थे, हम गए, हमने वो टाउन थाने के अंदर केस करवाया, उसने उल्टा हम पे करवा दिया 452 का केस। तो हम उस चीज़ को कहाँ तक लेके जाएं। दूसरी और बात भी, जो यानी खुद पुलिस अधिकारी हैं वो खुद यानी गुटखा सिगरेट पीते हैं और सारी पब्लिक के सामने पीते हैं, तो वो भी एक यानी अच्छा मैसेज नहीं जाता, तो उस चीज़ को आप यानी कहाँ तक हैंडल कर पाओगे। सर जैसे वही बताऊं, सेल्फ कंट्रोल की बात इन लोगों ने कही भी, सेल्फ कंट्रोल आप में भी हो, हम में भी हो। जैसे देवेंद्र सर ने कहा कि राष्ट्रवाद एक भावना है, वो सब में होनी चाहिए बराबरी की, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि कल हम किसी कार्रवाई में गए तो मैं हार गई, तो कोई व्यक्ति ये तैयार नहीं हुआ कि फला व्यक्ति का घर बता दे, ठीक है सर। और या फिर जैसे इन्होंने बताया कि गोलियां तो है क्या पॉकेट में डाली और घूम लेता है, तो मैं एक व्यक्ति को लोकेट करने के लिए 4 घंटे तक घूमते रहे, हमने संभव नहीं है ना। अब आपने कहा कि हाँ मैं मेरे लेवल की ही बात करूंगी, जैसे हमारा थाना है, हमारे थाने में कोई हेलमेट पहन के नहीं बिना हेलमेट पहने नहीं आ सकता, उसके लिए पनिशमेंट है, ठीक है। कोई गुटखा बीड़ी वाणी पी सकता, उसके लिए पनिशमेंट है। ये चीजें क्या, ये जो बात आप कह रहे हैं ना, ये सेल्फ कंट्रोल वाली चीजें आ जाती हैं, जिसमें आप फोर्सफुली तो हम किसी को भी नहीं कर सकते, बाई फोर्स तो हम समाज में भी प्रेरित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, उसको कोई अमल मिला, क्योंकि वो भी व्यक्ति समाज के हिस्सा है, ठीक है। चलिए, अब छात्र संघ अध्यक्ष है हमारे साथ, जो नेहरू मेमोरियल PG कॉलेज से हैं, राजेशपुरी। आपके कॉलेज में इस तरह खूब सवाल उठते रहते हैं, छात्र संघ वाले पुलिस के सामने प्रदर्शन भी को कर लेते हैं, कई बार आप लोगों ने मुद्दा भी उठाया ये, अब क्या स्थिति है नशे को लेकर? सर आपको पता है पहले भी हमने ऐसे नशे के बारे में बहुत सारे SP साहब को ज्ञापन, आप इधर मुखातिब होकर बताएं। कई बार ज्ञापन दे दिया SP साहब को नशे के लिए, फिर क्या होता है 4-5 दिन पहले बंद करा देते हैं, उसके बाद वापस वही काम उनका चालू है, दवाई सट्टे। क्यों कॉलेज के पास हमारे वहाँ पर नशेड़ी बहुत से देते हैं, जो कॉलेज में गलत काम फिरते रहते हैं, छेड़छाड़, ऐसे बहुत मामले आते हैं हमारे, क्योंकि स्कूल टाइम के पास ही सट्टे की दवाई गोलियां बिकती है, पर बच्चे क्या करते हैं, उसकी देखते दुकानों को गलत असर पड़ता है उन पर, उसकी लत फिर गलत पड़ जाती है उसकी भविष्य में। ऐसा तो नहीं है कि 4 दिन कार्रवाई, जैसे मैं बता रही हूँ IG सर की तरफ से भी अब 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक नशे के विरुद्ध अभियान चल रहा है, तो उसमें लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और फिर वही बात दोबारा से कहूंगी कि मैंने जो देखा कि थाने में एक से दूसरी घंटी नहीं बजती, आप सिर्फ इन्फॉर्म करो, आपका नाम भी कहीं ओपन नहीं होगा, क्योंकि वही है कि जितना आप उस इलाके में घूम रहे हो, मैं नहीं घूम सकती या कोई और पुलिसकर्मी नहीं, आप तो जस्ट इन्फॉर्म करो, उसके बाद कार्रवाई। मैं तो कह रही हूँ कि मेरे तो मीडिया वाले कई बार मुझे कहते हैं मैडम आप तो ज्यादा जल्दी पहुँच जाते हो, मतलब मैं इतना त्वरित रहती हूँ कि मैं ज्यादा जल्दी पहुँच जाती हूँ। 100 मीटर यार्ड में घुसना नहीं चाहिए, जिसके लिए फोन करने की जरूरत जंक्शन है टाउन के उस तरफ। चलिए आप, हाँ दुर्गा प्रताप सिंह जी जो बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष हैं, आप भी कुछ कहिए, क्या स्थिति है? पहले बताने के लिए पहले मैं गोपाल सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनके द्वारा आज मैं इस चैनल के माध्यम से अपनी बात कहने का वो मौका मिल रहा है, जैसे अपनी मन की बात कह रहे हैं। मैडम मेरा आपसे एक ये सवाल है, जैसे आज ये नशे से किसी को पकड़ लिया तो वो क्या कल वो किसी को कॉल करवा के भाई आज हमारे को छोड़ दो, आगे नहीं होगी ऐसी प्रॉब्लम, तो ऐसे करके वो उनको छोड़ देते हैं, तो फिर वो क्या और नशा करते हैं ताकि वो कहता है ये हमारे को छुड़वा देंगे, ऐसी कोई तो और करने लग जाता है।
ये पारंपरिक आरोप है जो हमेशा से मतलब सुनती आ रही हूँ, पर वो कॉल कहाँ से आ रही पारंपरिक है? आरोप, ये बड़ा अच्छा शब्द आपने सुना है। वो कॉल कहाँ से आ रही है? वो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में से ही आ रही होगी शायद। मैं उसको भी ऐसे कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रही हूँ या ना जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ कि कॉल आ गई तो गलत है जो गलत है ना। तो वो चीजें फिर वही समाज और प्रशासन की दोनों की आपस की मेलजोल की बात आ गई। मतलब वो पारंपरिक आरोपों के बाद इसलिए कहा कि कुछ नई चीज आए ताकि फ्रूटफुल रहे वो, है ना। ये तो वो हमेशा से लगते हैं आरोप। आप अपनी तरफ से कोई इनोवेटिव आइडिया दीजिए, कुछ कीजिए, फिर हम लोग आपका सहयोग करेंगे। मैं बड़े ही मतलब बहुत ही खुले दिल से इन चीजों को स्वीकार करती हूँ कि, और इसलिए आपसे कह रही हूँ कि आप हमें आइडियाज दीजिए, सहयोग कीजिए, हम भी करेंगे। बिल्कुल। मोहम्मद बरसेवाल जी, मेरा एक सवाल है मैम आपसे कि हमारा जो एरिया है, जो कच्ची बस्ती का एरिया है, वो सारा नई खुंजा जिसको बोलते हैं हम, तो उसके अंदर अवैध रूप से जो शराब बिक रही है ना, सरेआम बिक रही है। और जो वहाँ के बीट प्रभारी होते हैं उनकी निगामी होती है ये बातें। आपने पिछले दिनों भी ये कार्रवाई की है मेडिकल पे, तो वो चीज़ें कोई ये तो है नहीं कि आज ही उसने मेडिकल खोला था और आज ही वो काम शुरू कर रहा था। वो करीबन 8-10 साल से वहाँ कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि पुलिस वाले सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। तो ये मैं आपसे सीधा ये आरोप लगाता हूँ पुलिस पे। अगर पुलिस जिम्मेदारी के साथ अपना काम करे, क्योंकि आपके पास वो डंडा है जो चला के आप डरा के भी काम करा सकते हो, धमका के भी करा सकते हो। आज हम जनप्रतिनिधि हैं, तो हम जब अपनी ड्यूटी सही निभा रहे हैं, जाके वहाँ पहुँचते हैं, चाहे लड़ाई है, झगड़ा है, कोई किसी तरह की बात होती है, हमें पहुँचना पड़ता है, चाहे रात है दिन है। आपको फोन करते कि पुलिस थाने में करते हैं, तो वो कहते हैं जी गाड़ी नहीं है हमारे पास, आप किसी को भेज दो, मैं इनको साथ भेज देता हूँ, आपकी ये पुलिस कुल मिला के क्या है, सहयोगात्मक रवैया अपनाती है कई जगह पे, जो उनको अपनाना चाहिए। नहीं, इस चीज को तो मैं स्वीकार नहीं करूंगी आपकी इस आरोप को, क्योंकि नई खुंजा, ये खुंजा एरिया, सुरेशिया और ये भट्टा बस्ती, ये तीन तो मतलब मैं आई हूँ ना जब से, मतलब ज्यादातर नोटोरियस लोग यहीं पे रह रहे हैं और कंटिन्यू गश्त कर रहे हैं। मतलब मैं 7 गश्त कर रही हूँ। गाड़ी नहीं है, ये एक जायज रीजन है। गाड़ी मतलब जंक्शन थाने की गाड़ी को मैं सिर्फ देखी हुई चीज ही कहूंगी, कभी मैंने उसका पहिया थमते नहीं देखा, मतलब कंटिन्यू चल रहा है। तो वो तो एक मजबूरी है ना। उसके अंदर फिर वही बात, समाज के सहयोग। आपने कह दिया, फोन कर दिया, हम 10 मिनट लेट पहुंचेंगे क्योंकि हम तब तक किसी और चीज के अंदर इन्वॉल्व है। इसमें एक चीज और हो जाती है मैम, जैसे शराब पी के कोई उड़दंग मचा रहा है या अपने घर में परेशान कर रहा है, बच्चों को, बीवी को पीट रहा है, माँ बाप को परेशान कर रहा है, तो पुलिस फिर क्या करती है आपको पता है? क्या ये शराब पिया हुआ है जी, अब इसको हम कहाँ रखेंगे? तो वो पिंड छुड़ाने की ज्यादा रखती है। बिल्कुल 5 से 7:30 एसपी सर के, मतलब एसपी सर की स्पेशल क्यूएसटी है, तो 5 से 7:30 और 7:30 से अब तो ज्यादा टाइम बढ़ा दिया। कंटिन्यू करते हैं हम यही है कि ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग कर रहे हैं, 185 एमवी एक्ट या 60 पुलिस एक्ट की कार्रवाइयां कर रहे हैं। वो प्रिवेंटिव एक्शन इसीलिए है कि वो घर जाके उड़दंग ना करें या फिर सड़क पर एक्सीडेंट ना करें। मेन फोकस ही हमारा इस पे है। तो हम लोग तो ऐसा तो है नहीं, ब्रेथ एनालाइजर यूज कर रहे हैं कंटिन्यू। आप चाहे आंकड़े देख लीजिए, और मैं खुद यूज कर रही हूँ। मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग, तो ऐसा तो नहीं है कि दारू पिए को, दारू पिए के जमानत प्रावधान है, जमानत। मैं आपको मैडम एक बात बताऊं, पुलिस हमें कहते हैं दारू वाला को ले जाओ अपने यहाँ साथ घर जाके छोड़ो। हम तो आपको बुलाते हैं और आपको हमारे घर में डाल दीजिए पुलिस। ये बिल्कुल सही बात है। पार्षद पति ये है, ममता जी को बहुत सारी चीजों से भी वाकिफ होता है, नहीं स्वीकार करनी ये तो मैं भी समझती हूँ। आप पार्षद हो तो कुछ पार्षद हो, जमानत कोई चीज है तो जमानत तो लेनी पड़ेगी। हम तो हमारा पिंडा छुड़ाने जाते भी दारू वाले को छोड़े है, वो जब जाते हैं ना पुलिस वाला कहते हैं छोड़ यार भाई इसको ले जाए। कानून ये नहीं कह रहा कि उसको हम रख ले, तो हम कैसे? कानून ये कहता है कि अगर वो अल्कोहल, उसका नशा उतर गया, अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है और वो चलने फिरने की स्थिति में, तो उसको छोड़ दो, तो हमें छोड़ना पड़ेगा। पुलिस डरती है जी कि मर ना जाए वो, खाना तो बच जाएगा। और अब हमें इस कार्यक्रम को विराम देना पड़ेगा। तो आज आपने देखा कि नशा को लेकर, नशा का जो माहौल है पूरे समाज में, उसको लेकर समाज भी चिंतित है, पुलिस भी चिंतित है, प्रशासन और सरकार भी चिंतित है कहीं न कहीं। सवाल यह है कि ये एक पक्ष का काम नहीं है। ये जो पूरी जो बहस हुई है उसका एक मूल सार ये है कि सिर्फ पुलिस के भरोसे हम नशे को नहीं रोक सकते हैं। सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें खुद सजग होना पड़ेगा। एक जिम्मेदार नागरिक, जैसे देवेंद्र पारिक जी ने कहा कि राष्ट्रीयता की भावना कोई अचानक नहीं आती, वो हमें अंदर झांकना पड़ेगा कि हम समाज को लेकर कितने चाक चौबंद हैं, कितने बेहतर जिम्मेदार नागरिक हैं। कई तरह के सवाल आए हैं, जैसे प्रदीप एरी साहब ने एक सवाल उठाया कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, वो बदमाशों से पंगा नहीं लेना चाहते हैं। सवाल ये, अगर हम पंगा नहीं लेंगे तो क्रांति कैसे आएगी?
सिर्फ पुलिस की आलोचना करने से हम अपनी जिम्मेदारी से बच भी नहीं सकते। और पूरे कार्यक्रम में हमने एक बात देखी कि ममता सारस्वत जी ने बड़े तरीके से अपना पक्ष रखा है। पुलिस का जो पक्ष है, ठीक है, धीरे धीरे व्यवस्था भी सुधरेगी, लेकिन सबसे पहले हमें खुद सुधरना होगा। आप सभी इस कार्यक्रम में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।